नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज एक अहम खबर जो मालूम नहीं क्यों सुर्खी नहीं बनी है और मेरे हिसाब से उसमें बहुत कुछ गूढ़ अर्थ है। कल प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने एक लंबी मीटिंग की। बाहर ये बताया गया है कि वो हरीश रावत जी भी उस मीटिंग में थे और वेणुगोपाल साहब भी थे, ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। और ये मीटिंग पंजाब की स्थिति और पंजाब के इलेक्शन को लेके हुई है, क्योंकि बाहर निकल के जो हरीश रावत जी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अब कुछ जल्दी आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है और सिद्धू जी को भी एक अच्छा रोल मिलेगा और अमरिंदर सिंह जी भी लीडर रहेंगे और हम लोग इलेक्शन जीतेंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कही, जो एक जनरल स्टेटमेंट होता है। लेकिन मैं इसको जितना मैं समझ सकता हूँ, जितना मैं अभी तक रीड किया हूँ, जो मेरा मतलब पॉलिटिकल एनालिसिस करने का एक्सपीरियंस है, अभी आपको ये लगे कि अजीब सी बात है, लेकिन मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें और भी बात ज़रूर हुई होगी। पहली चीज़ ये है कि प्रशांत किशोर का अब कद बहुत बढ़ गया है और वो देश के जो फ्रंटलाइन, अगर पहले 8-10 नेता माने जाएंगे, नेता नहीं बोलूँ, जो ऐसे लोग जो हु मैटर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें प्रशांत किशोर का नाम आएगा ही आएगा। What I'm telling is जो people who matters in Indian politics, पहले 10, अगर आप कहीं फर्स्ट 10। दूसरा क्या है कि एक चीज़ ये समझ लीजिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पीके ने बंगाल इलेक्शन से पहले कि अगर बीजेपी की 100 सीट से ज़्यादा आई, अगर वो 3 फिगर्स में पहुँचे, तो मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इस तरह की बात उन्होंने कही थी और ये कहा था जो मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब इलेक्शन जो बूथ मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट इत्यादि इत्यादि। फिर जब ये इलेक्शन जीत गई और थंपिंग मेजॉरिटी से ममता बनर्जी जीत गई, फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अब मैं जीत गया हूँ, मतलब ममता बनर्जी जीत गई हैं, लेकिन अब मैं स्वेच्छा से अब मैं आगे इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट का काम अब नहीं करूँगा। ये जो संस्था है ये चलती रहेगी, ये संस्था करेगी और बाकी मेरे जो साथी लोग हैं वो करेंगे, लेकिन अब मैं अपने को इससे विड्रॉ कर रहा हूँ। और वो अब एक बड़ा रोल खोज रहे हैं। वो देश में भी उनको ऐसा लगता है कि ही मस्ट हैव अ बिगर रोल। मैं थोड़ा इसलिए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि कहां हुआ था, अगर आपको याद हो तो मोदी जी के 2014 में, आज की तारीख में कोई कुछ कहे, लेकिन 2014 में मोदी जी को इलेक्शन जिताने में प्रशांत किशोर का एक अहम रोल था। उसके बाद प्रशांत किशोर को ऐसा लगता था कि मुझे एक लार्जर रोल मिलेगा देश चलाने के लिए, जो मोदी जी ने उनको नहीं दिया। मोदी जी नेता हैं और मोदी जी किसको क्या देना है ये अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। उन्होंने वो रोल उनको नहीं दिया। उन्होंने वो रोल भाजपा के बहुत से नेताओं को नहीं दिया। उन्होंने अडवाणी जी को कुछ संन्यास में भेज दिया। उन्होंने बहुत से लोगों को कहा कि नहीं अब आपकी ज़रूरत नहीं, मुरली मनोहर जोशी इत्यादि एक्सपीरियंस बहुत है, अब हम लोग अपनी सरकार चला लेंगे। और यही एक कारण था इनका वहाँ से बाहर होने का। फिर अगर आपको याद हो, जब नीतीश जी से इनका, मतलब पहले नीतीश जी के बहुत करीबी हो गए थे, वहाँ मंत्री भी हो गए थे, पार्टी के डिसीजंस ले रहे थे, लेकिन उसके बाद इनको मैं फिर ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार में उन्होंने एक प्रयास किया था अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। क्योंकि देखिए नीतीश जी क्या बिल्कुल क्लियर था, नीतीश जी ने इनको प्रेसिडेंट नहीं बनाया था। अगर आप कायदे से देखिए तो, मतलब मैं ये सार्वजनिक रूप से फिर से कह रहा हूँ, मैं एक समय में प्रशांत किशोर जी का क्रिटिक था, लेकिन आज मैं जब प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह को तौलता हूं तो आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर में कोई वो नहीं है। आरसीपी सिंह की पहली और आखिरी क्वालिफिकेशन ये है कि वो कुर्मी है, नीतीश कुर्मी है तो कुर्मी ही बहाता है, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। बाकी वो आईएएस थे, ठीक है, आईएएस हिंदुस्तान में बहुत से आईएएस हैं, लेकिन उनकी, प्रशांत किशोर ने अपने को कई बार प्रूव किया है, तो इसलिए दोनों का कंपैरिजन नहीं। लेकिन नीतीश ने भी प्रशांत किशोर को वो खुली छूट या वो ताकत नहीं दी, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया था पार्टी का। आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया, आरसीपी सिंह को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया, ये सब नीतीश ने किया। प्रशांत किशोर को इस तरह का कुछ, उन्होंने बिहार में एक मंत्री पद जरूर उनको दे दिया था। जब ये नीतीश से बाहर निकले तो प्रशांत किशोर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उनको समझ में आ गया पॉलिटिकल पार्टी बनाना और रन करना इज़ अ डिफरेंट कप ऑफ टी। इलेक्शन जीतना, इलेक्शन मैनेजमेंट इज़ अ डिफरेंट गेम। अब मैं थोड़ा ये बता दूं कि आज प्रशांत किशोर देश के बहुत इने चुने नेता हैं, मतलब ऐसे पॉलिटिकल आदमी हैं जिनका प्रभाव है, जिनकी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी है, और ऐसा माना जाए कि अगर वो ठीक राय देंगे तो उनकी राय वहाँ सुनी जाएगी।
मैं 4-5 नाम ले रहा हूँ। आज ममता बनर्जी इनकी राय सुनेंगे ही सुनेंगे। जैसा कहा जा रहा है कि उनको एक तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का एक नेशनल रोल की बात हो रही है। कैप्टन अमरिंदर को वो फर्स्ट राउंड एक बार जिता चुके हैं। इस बार ऐसा कहा गया कि इस मीटिंग में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, उनकी बात कर रहे थे। तो कैप्टन अमरिंदर भी उनकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, स्टैलिन भी उनकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, जगन रेड्डी उनकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, और केजरीवाल उनकी बात सुने। ये सब लोग ऐसे हैं जिनको कहीं एक जीत में एक अहम रोल इन्होंने दिया है। उनकी 2 जगह सिर्फ समस्या हुई, उसमें से भी मैं 2 नहीं 1 बोलूँगा। उनकी मोदी जी के साथ मतलब एक मत नहीं हो पाया, उनका थोड़ा ही फॉलो आउट अलग अलग उनकी राहें अलग हो गई। और नीतीश के साथ भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब नीतीश बीजेपी की राह पे जाने लगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात आई, और ये भी एक कारण था इनका नीतीश के पास से हटने का। अब मैं आ रहा हूँ दूसरी बात पे। ये अच्छा, रिसेंट टाइम्स में इन्होंने अपना दिखाया भी है, भाई बाकी कोई पॉलिटिकल लीडर ने ये क्यों काम नहीं किया। जो ये गए शरद पवार के यहाँ, शरद पवार से मिले, फिर ये आए दिल्ली, फिर वो उसके बाद एक मीटिंग, कुछ हुआ, कुछ हिला तो मतलब उससे कई लोग ये कहेंगे नहीं उससे हुआ क्या, ठीक है कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाकी ये काम, बाकी जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। उन्होंने शरद पवार से बात क्यों नहीं की। उन्होंने दिल्ली में आके एक कोई कुछ जिससे कुछ हिले उस तरह का प्रयास क्यों नहीं किया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर को अब एक स्टेट में वो अपने को नहीं बांधना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं अब डे टू डे जो इलेक्शन मैनेजमेंट उससे मैं बाहर निकल रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, वो प्लानर हो सकते हैं, और अब वो अपना एक कहीं ना कहीं कुछ ऑल इंडिया रोल तलाश रहे हैं। अब अगर इस समय आप वैसे देखिए और थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि अगर एक ऑल इंडिया रोल किसी प्रशांत किशोर जैसे एक प्रभावशाली व्यक्ति जो इलेक्शन ठीक से समझते हैं, इलेक्शन मतलब अगर किसी के इलेक्शन जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करके अगर 19-20 है तो उसको जिताने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्या मतलब आज उनको क्या होगा, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। क्योंकि सारी पार्टीज 1 स्टेट 2 स्टेट 1 स्टेट तक ही सीमित हैं। पार्टी अभी भी 2 हैं जो नेशनल लेवल पे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस। बीजेपी में उनका जो भी कहें मोहभंग हो गया है या वो अब बीजेपी नहीं, तो उनके पास ऑप्शन अब इस समय कांग्रेस है जहां पे वो कुछ एक बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, वो मैं क्यों ये बात कह रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप वैसे देखिए तो राहुल गांधी और पीके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, और मैं बता रहा हूं कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप अगर राहुल गांधी को रीड करिए पिछले 15-20 साल से, तो राहुल गांधी पॉलिसी लेवल पे, राहुल गांधी पार्लियामेंट में स्पीच देना, राहुल गांधी अगर कहीं कुछ हुआ तो वहाँ जाके धरना दे देना, किसी गरीब के घर में खाना खाना, इलेक्शन कैंपेन में जाना, ये सब उनको अच्छा लगता है। बाहर जाके लेक्चर देना, स्टूडेंट्स के बीच में जाना, ये सब उनको अच्छा लगता है। ही इज़ प्राइमरली अ कैंपेन मटीरियल, उनको कैंपेन करना अच्छा लगता है। जहाँ तक प्रशांत किशोर हैं, ये प्राइमरली मैनेजमेंट वाले पार्ट हैं। मैं वो कंपैरिजन करना नहीं चाहता था, लेकिन वो कंपैरिजन चूंकि आ ही जाएगा। जैसे बीजेपी में मोदी जी इज देयर कैंपेनर और उनका मैनेजमेंट अमित शाह करते हैं। आज से किसको कहाँ बिठाना है, किसको कहाँ उठाना है, किसको क्या करना है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अमित शाह जी को अगर ने वहाँ बंगाल में तंग करना शुरू किया तो फिर आप उनको वापस उन्होंने पार्टी तोड़ने का काम शुरू करवा दिया, तो उससे मामला थम गया। तो ये सब जो जोड़ तोड़ है ये इनको समझ में भी आता है, और मतलब इनसे पढ़ लिख के अमित शाह साहब इनसे आगे निकल गए हैं कि अभी भी ये प्रोफेसर साहब यही हैं, स्टूडेंट वो हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये इनका फोर्टे है, ये इनको समझ में आता है कि इलेक्शन बूथ क्या होता है, पार्टी कैसे होती है, कैंडिडेट कौन होता है, किससे क्या। और ये अगर आप देखिए तो ये रिस्ट्रेन भी करते हैं बहुत सी चीज़ें। मेरे पास परसों एक एनसीपी के राष्ट्रीय लेवल के नेता आए थे, नाम लेना ठीक नहीं होगा। वो खुद कह रहे थे, वो उससे पहले दूसरी पार्टी में थे, वो कह रहे थे, वो एक बार पटना में गए और उन्होंने नीतीश जी को कुछ कहा कि भाई ऐसे ऐसे है। नीतीश जी नहीं माने। उसके बाद प्रशांत किशोर इनके पास आए, कहने लगे क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं। और वो मैं बात भी बता दूं, राम जेठमलानी को लेके जाना था, नीतीश जी से ये कहा गया कि भाई आप एक फ़ोन कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं उनकी क्या ज़रूरत है, आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए। प्रशांत किशोर इनके पास आए, उन्होंने कहा कि वो आ सकते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं, एक फ़ोन करवा दीजिए। उन्होंने कहा 1 घंटे के अंदर, उनका आधे घंटे में फ़ोन आ गया कि नीतीश जी ने फ़ोन कर दिया, आप उनको लेके आइए। तो नीतीश, मतलब मेरा कहना है प्रशांत किशोर इस तरह का प्रभाव रखते हैं नेताओं के ऊपर। राहुल गांधी
को ये सब मतलब बूथ मैनेजमेंट। राहुल गांधी इज नॉट अ संगठन, इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन मैन। वो इसीलिए आप देख रहे हैं ना, वो मतलब प्रेसिडेंट हम मैं नहीं भी रहूंगा, चलाना भी चाहते हैं, वो भी नहीं है, मतलब जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हैं जिम्मेदारी, लेकिन वो है। अच्छा, आज कांग्रेस को कहे कुछ भी, उनके पास दो ही फेस हैं आज की तारीख में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। सोनिया गांधी की एज भी हो गई है, शायद तबीयत भी अब ठीक नहीं है, और राहुल गांधी को जितना भी कोई कुछ कहे, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी को आज भी, अगर कोई बीजेपी किसी से अनकंफर्टेबल है तो वो राहुल गांधी है। मैं एक इसमें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि अभी क्या है, जैसे कई लोग कह रहे हैं ना, नहीं अब तो अगले 20 साल 50 साल बीजेपी रहेगी। मैं आपको जरा जल्दी से याद दिला दूं, बीजेपी की कितनी सीट आई 2019 में, जो ब्रूट मेजॉरिटी कही जाती है, जिसके बूते पे वो सब कुछ चेंज कर दे रहे हैं, सब बदल देंगे। 303 मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए? 272, 31 सीट ही ज़्यादा है ना, ओनली 31। तो इट इज़ नॉट अ ब्रूट मेजॉरिटी। ब्रूट मेजॉरिटी थी राजीव गांधी की, कुछ 425 सीटें आई थी 85 के इलेक्शंस में, 414 शायद पहले, और पंजाब असम के इलेक्शन बाद में हुए थे, करीब 425 सीटें, वो ब्रूट मेजॉरिटी थी। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर कांग्रेस को रेलेवेंट रहना है और अगर पीके को अपनी कोई एक बड़ा रोल उनको चाहिए, तो यूपी का विधानसभा इलेक्शन ना पीके इग्नोर कर सकते हैं, ना कांग्रेस इग्नोर कर सकती है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल स्पष्ट है। आज ये माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। 7 एमएलए थे, जीत के आए थे, आज शायद 4 रह गए, 3 लोग भग गए हैं, जो भी हो। मैं ये इस संदर्भ में कह रहा हूं कि पीके भी ये समझते हैं कि अगर कांग्रेस को 2024 में, कांग्रेस ने अगर बीजेपी को या मोदी जी को हराना है, जो वो प्रयास कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2021 या 22 का इलेक्शन उससे ज़्यादा अहम है। मतलब एक तरह से सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल में अगर आप खेले ही नहीं तो आप फाइनल कहां से खेलेंगे? खेलें हार जाएं तब भी ठीक है, लेकिन खेलना तो पड़ेगा। तो पीके और कांग्रेस के लिए यूपी का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों को लग रहा है कि अखिलेश यादव का क्या स्टेटमेंट आया है। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया है कि हम छोटी छोटी पार्टियों के साथ इस बार वो करेंगे, हम किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। पीके के एंट्री से मुझे बिल्कुल स्पष्ट ये है कि जो मेरा जो गट फील है, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा ही होगा। और वो क्यों होगा वो भी मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इस समय आज कोई कुछ कह ले, उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले अगर कोई दूसरा नाम है जो भाजपा को चुनौती दे रहा है, तो वो अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी है। एक नंबर पे मान लीजिए, कुछ लोग कहें नहीं एक नंबर पे, मेरे मान लीजिए आज की तारीख में एक नंबर पे अगर भाजपा है, तो 2 नंबर पे अखिलेश और समाजवादी पार्टी हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक कोई नहीं है। फिर 11, 12 पे कोई हो सकता है बीएसपी और कांग्रेस अपनी बातचीत करें, लेकिन 3 से लेके 10 तक कोई नहीं है। तो आज अखिलेश के पास ये लीड है विपक्ष की, ये बिल्कुल तय है। अभी चाहे कोई कुछ कितना इधर उधर कर ले, 2022 का इलेक्शन अखिलेश के नेतृत्व में ही विपक्ष को लड़ना पड़ेगा। अगर जो मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई भाजपा को हराओ, तो उनको अगर कहीं आना पड़ेगा तो कोई फ्रंट नहीं, वो अखिलेश के पास ही आना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जरा सीट का एडजस्टमेंट समझ लीजिए, और वो मैं किसी वजह से आपको समझा रहा हूं। 2017 का इलेक्शन सपा और कांग्रेस ने साथ लड़ा था। सपा सिटिंग, मतलब सपा का चीफ मिनिस्टर था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, सरकार थी। 403 में 298, 298 सीट लड़े थे सपा, और 105 सीट दी थी उन्होंने कांग्रेस को। ठीक है, उसके पीछे का गणित जल्दी से मैं आपको समझा दूं। कांग्रेस का 2007 के इलेक्शन में 22 सीट थी, 2012 के इलेक्शन में 28 सीट थी। तो कांग्रेस जब 2017 का सीट नेगोशिएशन कर रहा थे विद सपा, तो वो 28 सीट के एमएलए उसके पास थे, उसकी स्ट्रेंथ पे कर रही थी। तो 28 के 4 गुना, 28 का 4 गुना, उनको करीब 105 सीट मिली थी, 4 टाइम्स। आज कांग्रेस के पास कितनी सीटें हैं? 7। मैं ये मान रहा हूं कि जो भाग गए हैं वो भी सीट भाई कांग्रेस ही के टिकट पे जीते थे, कांग्रेस थे। तो अगर उसी फॉर्मूले से चलें तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? 28। तो जो अगर गणित की बात करेंगे तो कांग्रेस का क्लेम आज 28-30 सीट से ज्यादा का नहीं है। अब वो अखिलेश यादव को अगर ये लगे कि भाई ये कांग्रेस अगर आ जाती है और कांग्रेस हमारे साथ आ जाती है तो मेरा क्या फायदा होगा, तो वो 30 को 40 कर दें। लेकिन वो 30 का 60 तो नहीं होने वाला है। राहुल गांधी, देखिए ग्राउंड रियलिटी कांग्रेस को भी पता है
कि अगर वो आज अकेले लड़ेगी तो कहीं बंगाल वाली हालत ना हो जाए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बंगाल की हालत हो सकती है कांग्रेस की, अगर आज वो अकेले लड़ने की बात करती है तो। दूसरा, एक चीज और समझ लीजिए, कांग्रेस अब जूनियर पार्टनर कई जगह है। बिहार में कांग्रेस जूनियर, मतलब हिंदी हार्टलैंड में अब इनकी आदत है जूनियर पार्टनर है। बिहार में, महाराष्ट्र में जूनियर पार्टनर है, तमिलनाडु में जूनियर पार्टनर है। जूनियर क्या, जूनियर से भी कोई केजी भी, अगर जूनियर स्कूल से नीचे का जो प्ले स्कूल होता है वहां के पार्टनर है तमिलनाडु में। बंगाल में आपने नहीं किया ना, क्या हालत हो गई। अब जरा सीट भी समझ ली, क्योंकि मैं बिहार की बात इसलिए लाया हूं कि बिहार में जरा जल्दी से मैं आपको बता दूं कि किसके पास कितनी सीटें थी। कांग्रेस के पास 2000 में 14 सीट थी। 2000 के इलेक्शन, 2005 में 2 बार इलेक्शन हुए थे, एक बार मार्च में एक बार नवंबर में। पहले इलेक्शन में 10 सीट, दूसरे इलेक्शन में 9 सीट कांग्रेस के पास। 2010 में कांग्रेस के पास 4 सीट रह गई थी। 2015 में 27 सीट, और इस 27 सीट की बिना पे ही कांग्रेस का गठबंधन लालू जी के साथ हुआ था, आरजेडी के साथ। और कितनी सीट लड़ी थी कांग्रेस को, उन्होंने दी थी 70 सीट। 27 4 गुना नहीं, इंटू 3, रफली 3 से भी कम, करीब 2.5 गुना सीट। तो आज फिर कांग्रेस उस 70 सीट में जीती कितनी, 19। तो कांग्रेस भी आज ये समझ रही है कि अगर वो सपा के साथ नहीं लड़ेगी तो कांग्रेस अपने वजूद की बात कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द डे अखिलेश यादव को अगर कांग्रेस साथ मिल रही है और कांग्रेस 30-35 सीट तक पे भी मान जा रही है, जो कि जायज़ मांग है, एनीथिंग बिटवीन 30 to 40, तो एक आने वाले दिनों में पीके का एक बड़ा रोल आप उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।